नमस्कार छात्रों, मैं डिम्पल सैनी फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए संस्कृत की ऑनलाइन क्लास। तो आपका हार्दिक अभिनंदन है इस क्लास में। आप सभी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ने में, मुझे पता है। हमने बहुत से टॉपिक कर चुके हैं ग्रामर के, 9th और 10th या 6th 7th 8th जिसमें भी ग्रामर आती है उस बेस से हम बहुत नीचे स्तर से हमने संस्कृत के ग्रामर को उठाया है और हम धीरे धीरे उसके उच्च शिखर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी सीढ़ी जा रही है उस तरह से। ठीक है, तो हम आज लेकर आए हैं आपके लिए प्रत्यय। आप लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि मैम आप प्रत्यय पढ़ाइए, तो आज मैं आपके लिए प्रत्यय लेकर आई हूँ। तो आज हम पढ़ते हैं प्रत्यय क्या होते हैं। आप सभी को पता होगा हिंदी में कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसे विशेष बना देते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही संस्कृत में भी होता है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। लेकिन अंतर यह है कि जो हिंदी में प्रत्यय होते हैं वो एज इट इज लग जाते हैं, यानी मात्रा के रूप में है तो मात्रा के साथ उसमें शब्दों में जुड़कर और लग जाते हैं। लेकिन संस्कृत में कुछ थोड़ा अलग होता है। कैसे अलग होता है कि शब्द कुछ और है और हम उसमें जो शब्द में परिवर्तन करते हैं, मतलब प्रत्यय कुछ और है। ठीक है, कुछ और प्रत्यय होता है लेकिन हम जब उसे शब्द में जोड़ते हैं तो उसका कुछ अलग रूप बनकर आता है। इसलिए हमें संस्कृत के प्रत्यय पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो हम चलते हैं हमारी क्लास की तरफ कि संस्कृत के प्रत्यय कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम संस्कृत में जो प्रत्यय है उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि प्रत्यय एक्चुअल में कहते किसे हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं प्रत्यय, इसकी परिभाषा। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में, कहाँ पर? अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, हम हिंदी में कैसे पढ़ते हैं? मान लीजिए हमने यहाँ पर एरा लिखा, ठीक है, और यहाँ हम एरा प्रत्यय से कुछ शब्द बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा मम, अब मम में हम एरा प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ममेरा हो गया, ये हो गया ममेरा। ठीक है, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। संस्कृत में ऐसा होता है, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक क्रिया ले ली, धातु ले लिया। अब धातु में हम कोई प्रत्यय लगाते हैं, तुमुन प्रत्यय लगा लिया, तो हम इसको पठ तुमुन इस तरह से, ये जो हम लिखते हैं पठ तुमुन, इस तरह से नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम इसे लिखेंगे पठितुम। क्या लिखेंगे? पठितुम। कुछ चेंज हुआ, हिंदी से ज़्यादा थोड़े डिफिकल्ट होते हैं संस्कृत के प्रत्यय, लेकिन जो डिफिकल्ट है यानी कि जो कठिन प्रत्यय है ना, उन्हें हम आसान बनाएंगे कि किस तरह से हमें प्रत्यय याद रखने हैं और किस तरह से इसे सीखना है। ठीक है, तो ये जो हिंदी वाला है इसे हम नहीं अपनाएंगे, हम अपनाएंगे इसी चीज़ को कि ये जो प्रत्यय है पठितुम किस तरह से बना है आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारी परिभाषा थी कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, यानी कि उसकी जो प्रकृति होती है, उसकी जो वास्तविक स्थिति थी शब्द की, उसमें परिवर्तन कर दिया है, तो वे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। अब संस्कृत में प्रत्यय के भेद। ठीक है, संस्कृत में प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय, इसे कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। कृदंत, ये हो गया कृदंत प्रत्यय। दूसरा है तद्धित प्रत्यय और 3 नंबर में है हमारा स्त्री प्रत्यय। कौन कौन से? पहला है कृत प्रत्यय यानी जिसे कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं, दूसरा है हमारा तद्धित प्रत्यय और नंबर 3 में हमारा है स्त्री प्रत्यय। ठीक है, अब कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं? ठीक है, कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं और इसमें कौन कौन से प्रत्यय आते हैं, तद्धित में कौन कौन से आते हैं और स्त्री प्रत्यय में कौन कौन से प्रत्यय आते हैं। देखिए, अभी तक आपने सभी ने जो प्रत्यय पढ़े थे वो बहुत मिक्स थे। ठीक है, सब मिक्स थे, किसमें शब्द लगेगा, किसमें धातु लगेगी, किसमें क्या चेंज होगा, पुल्लिंग कब बना है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कब बना है, हम कंफ्यूज थे कि कौन सा प्रत्यय किस किस श्रेणी में आता है। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर कृत प्रत्यय में कौन कौन से प्रत्यय आए हैं, तद्धित में कौन कौन से आए हैं और स्त्री प्रत्यय में कौन कौन से प्रत्यय आए हैं। तो देखिए, कृत प्रत्यय क्या होता है कि वे प्रत्यय जिनमें धातु में प्रत्यय लगाए जाते हैं। ठीक है,
कृत प्रत्यय कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? धातु में, यानी कि जो क्रिया बनती है, ठीक है। जब हम धातु यानी लकार में यूज करते हैं, जितने भी हमारे धातु रूप है वे सारे के सारे कृत प्रत्यय के अंतर्गत आएंगे। यानी कि कृत प्रत्यय कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? धातु में ही यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से है? पहला है हमारा कत्वा, ल्यप, तुमुन, शत्रु प्रत्यय, शानच, तव्यत, अनियर, कत्वतु, कत और ल्यूट प्रत्यय। ये सारे हमारे कृत प्रत्यय यानी कि कृदंत प्रत्यय है जो धातु में यूज होंगे। किस में यूज होंगे? धातु में। अब आते हैं हमारे तद्धित प्रत्यय। देखिए तद्धित प्रत्यय शब्द में यूज होते हैं। शब्द रूप समझते हैं आप? धातु रूप हमारी लकार में लिखे जाते हैं और शब्द रूप हमारे विभक्ति में लिखे जाते हैं। तो जो विभक्ति में लिखे जाते हैं वे ये प्रत्यय होते हैं। तो तद्धित प्रत्यय किस में लिखे जाते हैं? शब्द में लिखे जाते हैं, ठीक है। और कृत प्रत्यय धातु में लिखे जाते हैं। अब कौन कौन से है? ठक है, मतुप, वतुप, त्व, तल, तरप, तमप, अणु, ठीक है। ये आ है। ये सारे प्रत्यय तद्धित प्रत्यय है। अब आता है हमारा नंबर 3 स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय में क्या होता है? पुल्लिंग के जितने भी शब्द है वे सारे स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसमें परिवर्तित हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। क्या? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाले जितने भी प्रत्यय है वे सारे के सारे स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत रखे जाएंगे। तो हमारा यहाँ विभाजन हो चुका है कि कृत प्रत्यय धातु में यूज होते हैं, ये सारे प्रत्यय आ गए। तद्धित प्रत्यय शब्द में यूज होते हैं, ये सारे प्रत्यय आ गए। स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द जब हम बनाते हैं वहां पर स्त्री प्रत्यय यूज में लिए जाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कृत प्रत्यय कि जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु अथवा क्रिया के बाद किया जाता है। धातु अथवा क्रिया के बाद, यानी कि अभी हमने एक उदाहरण देखा था पठ, ठीक है। पठ क्या है? पढ़ना। तो पढ़ना किससे बना? पठ धातु से पढ़ना बना। तो पठ क्या हो गई? हमारी धातु हो गई। अब हम इसमें कत्वा प्रत्यय लगाते मान लो, तो ये क्या हो जाएगा? पठित्वा हो जाएगा। तो ये कत्वा प्रत्यय क्या है? कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। अब कृत प्रत्यय के पहले क्या था? ये धातु, यानी कि जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु या फिर क्रिया के बाद किया जाता है वे क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय, यानी कि कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय भी इन्हें कहते हैं, ठीक है। तो कृत प्रत्यय किन में उपयोग में लिए जाते हैं? धातु में लिए जाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर पहला हमारा कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय किसे कहते हैं और क्या है? कि कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कर या करके के अर्थ में किया जाता है। यानी कि आप पढ़कर, जैसे ही पढ़कर आएगा यानी कि हम कत्वा प्रत्यय का यूज करेंगे। हिंदी में पढ़कर आएगा और संस्कृत में भी जब हम संस्कृत से हिंदी का ट्रांसलेशन करते हैं तो पढ़कर ही लिखा जाता है, या लिख कर, या जाकर, या खाकर, या सो करके, या पढ़ कर के। जब कर या कर के अर्थ में वाक्य बनते हैं तो वहाँ कत्वा प्रत्यय लगाया जाता है। यानी कि कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कर या करके के अर्थ में किया जाता है और कत्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है। क्या शेष रहता है? देखिए कत्वा प्रत्यय का क्या शेष रहेगा? यहाँ पर शेष रहने पर विशेष बल दिया गया है। क्यों? क्योंकि यही जब हम कत्वा का शेष देख लेंगे ना तो हमें पता चलेगा कौन सा प्रत्यय है। यहाँ पर ये त्वा शेष रहता है। हमें बस इस पे थोड़ा सा फोकस रखना है कि कत्वा का शेष क्या है? त्वा। अब हम मान लीजिए यहाँ पर ये देखिए क्री धातु में कत्वा प्रत्यय लगा है तो हम एक शब्द बनाएंगे कृत्वा। क्या लगाएंगे? कृत्वा, यानी करके, ठीक है, करके। अब देखिए क्या शेष रहा? त्वा। क्या हमने इस पूरे कत्वा को लिया? नहीं लिया। हमने क्या लिया? इस कत्वा में शेष क्या रहता है? त्वा। तो हमने इस क्री धातु में त्वा जोड़ दिया और ये पूरा शब्द बन गया कृत्वा, यानी कि करके, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास आ जाता है लिख धातु, ठीक है, लिख आया। अब हमने यहाँ पर कत्वा प्रत्यय जोड़ा। क्या जोड़ा? कत्वा। अब मैं क्या शेष रहा? हम क्या देख रहे हैं? शेष क्या रहा है कत्वा में? त्वा। तो हम यहाँ पर भले ही ये कत्वा जोड़ा गया है लेकिन हम ये जो लिख धातु है इसमें हम करेंगे लिखित्वा, ठीक है।
इसमें ई की मात्रा लग जाएगी और ये लिख धातु लिखित्वा हो जाएगी। इसी तरह से पठ धातु बनाएंगे हम यहाँ पर, पठ धातु कत्वा प्रत्यय, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पठित्वा। क्या शेष रहा, यहाँ पर भी त्वा और यहाँ पर भी त्वा शेष रहा। मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं धातु हस और हम यहाँ लगाते हैं कत्वा प्रत्यय, तो देखिए क्या बन जाएगा, हसित्वा, ठीक है, हसित्वा। तो क्या शेष रहा है, त्वा। जैसे ही हमारे पास त्वा नामक शब्द आ जाता है, ठीक है, जिस शब्द के अंत में त्वा लगा हुआ कोई शब्द आ जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं भूत्वा, भूत्वा यानी होना, भू धातु से भूत्वा हुआ, ठीक है, भूत्वा या भवित्वा, भवित्वा। जैसे ही त्वा हमारे पास आ गया है तो हम आंख बंद करके लिख सकते हैं कि ये कत्वा प्रत्यय है, ठीक है। तो कत्वा प्रत्यय में क्या शेष रहता है, त्वा शेष रहता है। जितने भी धातु रूप है, जितने भी धातु के शब्द है, यानी कि क्रिया है, उन क्रिया में जब कत्वा प्रत्यय जुड़ता है तो अंत में त्वा शेष रहता है। जैसे ही हमारे पास त्वा शब्द आ गया, लिखित्वा, भवित्वा, हसित्वा, खेलित्वा, ठीक है, खादित्वा, जितने भी त्वा शब्द वाले आ गए, हम आंख बंद करके लिख सकते हैं कि ये इसमें कत्वा प्रत्यय है, ठीक है। हम इस धातु को अलग कर देंगे। तो ये था हमारा कत्वा प्रत्यय। अब उसके कुछ उदाहरण देख लीजिए। ये ज्ञा है यानी कि जानना, इसमें कृत्वा प्रत्यय लगा, ज्ञातवा यानी जानकर, नित्वा, स्मृ यानी याद करना, ये भी धातु है, कत्वा प्रत्यय जुड़ा, स्मृत्वा हो गया। हन जानना है, हन धातु देखिए 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हन धातु में आप पांचों लकार याद कर लेना, बहुत एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हन धातु के शब्द आते हैं, ठीक है। या उसके धातु रूप पूछ सकते हैं कि मध्यम पुरुष एकवचन कौन सा है, लिरिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन कौन सा है, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो हन धातु में जब हम कत्वा प्रत्यय लगाते हैं तो ये हो जाएगा हत्वा यानी कि मारकर। नम, नम यानी नमस्कार करना, नमन करना। अब इस नम धातु में हम कत्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा नत्वा। और हस धातु में जब हम कत्वा प्रत्यय जोड़ते तो ये हो गया हसित्वा, जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आया है कि कत्वा प्रत्यय किस प्रकार से लगाते हैं। अब आता है हमारा ल्यप। देखिए ल्यप थोड़ा सा अलग है। अब उसकी पहचान भी है कि ल्यप प्रत्यय का प्रयोग कर या करके, अर्थ वही है जो कत्वा में था, ठीक है। कत्वा में भी कर या करके था, अब ल्यप में भी कर या करके है। आप सभी कंफ्यूज होंगे कि भाई मैम ये एक ही जैसे सिम्टम्स, हम जो हमारे ये जो लक्षण है इस प्रत्यय के, तो एक जैसे लक्षण है तो हम कैसे बताएंगे कि कौन सा प्रत्यय है। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसका प्रयोग कर या करके के अर्थ में किया जाता है। ये सेम लाइन कत्वा की लिखी गई है और यही सच है। धातु से पहले उपसर्ग होने पर, देखिए क्या धातु से पहले उपसर्ग होता है। कत्वा में क्या था, धातु के बाद प्रत्यय था, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला है, ये तो धातु है, पठ लगा दिया मान लो, अब यहाँ पर उपसर्ग होना चाहिए, ठीक है। उपसर्ग क्या है, वे शब्द जो किसी शब्द के, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसे विशेष बना देते हैं, वे क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। और प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि ल्यप प्रत्यय क्या कहलाता है, जो धातु के आगे लगकर यानी उपसर्ग होता है और बाद में हम प्रत्यय लगाते हैं, तो वह कहलाता है हमारा ल्यप प्रत्यय, ठीक है। उपसर्ग न होने पर वह कत्वा। अब मान लीजिए हम यहाँ से उपसर्ग हटा देते हैं तो फिर वो कत्वा प्रत्यय के अंतर्गत आएगा, ठीक है, अर्थ में, क्योंकि कर या करके तो अर्थ कत्वा में भी आता है और ल्यप में भी आता है। लेकिन हमें उपसर्ग का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है, उपसर्ग का। जैसे एक उदाहरण है यहाँ पर उप, क्र और ल्यप, ठीक है। अब ल्यप में देखिए और क्या होता है कि ल्यप में ल्यप प्रत्यय का य शेष रहता है। हम यहाँ लिखेंगे ल्यप प्रत्यय का य शेष रहता है, य, और कत्वा का त्वा शेष रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर य लगा देंगे। अब देखिए उप ऐसा का ऐसा लिखना है आपको, क्र ऐसा का ऐसा लिखना है और ये य आ गया उपक्रय, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं दा धातु ले लेते हैं, दा यानी देना, और उसके बाद में हम यहाँ प्रत्यय लगाते हैं ल्यप, ठीक है। और यहाँ हम पहले उपसर्ग लगाते हैं आ।
तो ये शब्द क्या बन जाएगा, देखिए इस उपसर्ग को और धातु को तो ऐसा का ऐसा लिखना है आपको, लेकिन ल्यप की जगह क्या लगाना है, यह लगाना है। तो ये हो गया आदाय। ठीक है, अब देखिए इसके बाद एक उदाहरण और देते हैं हम यहाँ पर, प्र उपसर्ग प्लस दा धातु प्लस लप ल्यप प्रत्यय। ठीक है, अब ल्यप को तो हम ल्यप नहीं लिखेंगे, हम इसी य को लिखेंगे, तो प्र दा य। ठीक है, समझ में आया सभी को, प्रदाय। ऐसे ही उपक्रय, आदाय, प्रदाय, प्रणय। ठीक है, इस तरह से जितने भी अंत में यानी बीच में धातु होनी चाहिए, आगे उपसर्ग होना चाहिए और एंड में अगर अंतिम शब्द के अंतिम अक्षर अगर आपका यह है तो आप उसे ल्यप प्रत्यय आसानी से पहचान सकते हैं और बना सकते हैं। और जो प्रत्यय युक्त शब्द है उससे आप ल्यप प्रत्यय को अलग भी कर सकते हैं। धातु की पहचान होनी चाहिए, धातु बीच में आएगी, पहले उपसर्ग फिर धातु फिर प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय में तीनों चीजें आएगी। ठीक है, तो ये था हमारा ल्यप प्रत्यय। अब आता है हमारा तुमुन प्रत्यय। तुमुन, ठीक है, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में किया जाता है। के लिए, ठीक है, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, हंसने के लिए, बोलने के लिए, पीने के लिए, जाने के लिए, खाने के लिए, जितने भी शब्द आते हैं, मारने के लिए, ठीक है, और भी जितने भी शब्द के लिए के अर्थ में आता है वह सारे के सारे तुमुन प्रत्यय के अंतर्गत आएंगे। और तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है, ये शेष रहने वाले पे ज्यादा फोकस करना आप लोग, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है कि हमारा शेष क्या रहता है। तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रहता है। क्या शेष रहता है, तुम शेष रहता है। जैसे उदाहरण है यहाँ पर पा, पा क्या है, पीना, पीना क्या है, धातु क्रिया है, तो क्रिया के साथ हम जब तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो हम यहाँ पाएंगे पा और तुमुन का क्या लग जाएगा, तुम, तो हम यहाँ लगाएंगे पा तुम, ये शब्द बन गया। ठीक है, इसी तरह से हम जब लिख में लगाते हैं लिख प्लस तुमुन, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा लिखी तुम। ठीक है, अब हम यहाँ लगाते गम प्लस तुमुन, तो हमारा यहाँ आ जाएगा गंतुम। फिर हमारे यहाँ आ जाएगा खाद प्लस तुमुन, तो हम यहाँ लिखेंगे खादी तुम। ठीक है, इस तरह से आपके, देखिए मैंने क्या किया, सिर्फ लिख में तुम लगाया है, तुमुन नहीं लगाया, क्योंकि शेष क्या बचता है हमें उसी पे फोकस करना है कि प्रत्यय का शेष क्या बचता है वही हमें धातु के साथ में लगाना है। प्रत्यय तो लिखना है, लेकिन धातु और प्रत्यय को जोड़ने के बाद जो आंसर लिखते हैं उसमें हमें शेष का रूप लिखना है, पूरे प्रत्यय का रूप नहीं लिखना है। ठीक है, पातुम हो गया, लिख प्लस तुमुन लिखित तुम हो गया, गम प्लस तुम गंतुम हो गया, खाद प्लस तुम खादी तुम हो गया, भवि तुम हो गया, पठी तुम हो गया, हंसी तुम हो गया, चली तुम हो गया, बहुत सारे जितने भी धातु है सारे तुम में बन जाएंगे। तो ये था हमारा तुम क्या है, तुमुन प्रत्यय। ठीक है, आगे चलते हैं हम। कत प्रत्यय क्या है, ये कत प्रत्यय, इसे इस तरह से भी लिखा जाता है। ठीक है, कत प्रत्यय, तो कत प्रत्यय क्या कह रहा है, कत प्रत्यय का प्रयोग भूतकालिक, भूतकालिक मतलब जो हो चुका है, भूतकाल का मतलब क्या होता है, पास्ट टेंस, जो क्रिया हो चुकी है, यानी जो कार्य हो चुका है उसके अर्थ में किया जाता है। कत प्रत्यय का त शेष रहता है। देखिए हम सबसे पहले हर प्रत्यय में क्या फोकस करेंगे, शेष क्या रहता है, तो कत प्रत्यय का क्या शेष रहता है, त। हमें यह देखना है कि शेष क्या रह रहा है, यहाँ पर ये त शेष रहता है। कत प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में किया जाता है। ये वाच्य है, हम वाच्य लेकर भी अपनी क्लास में आएंगे, एक नया चैप्टर लेकर आएंगे वाच्य, लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर कर्मवाच्य और भाववाच्य में भी किया जाता है। उदाहरण जैसे मान लीजिए गम धातु ली, गम यानी जाना, ठीक है, उसमें हमने कत प्रत्यय लगाया। अब कत प्रत्यय 3 लिंगों में चलता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। देखिए त शेष रहता है, तो हम यह कत प्रत्यय का त लगाएंगे, तो ये गम धातु क्या हो जाएगी, गतः। ठीक है, और गता गतम, गतः गता गतम, गता स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, इसी तरह से लिखः,
लिख धातु में जब हम कत प्रत्यय लगाते हैं यानी कि त को जोड़ते हैं, ये बन जाएगा लिखत। इसी प्रकार से हसत, ठीक है, ये शब्द सारे कत प्रत्यय के बन जाएंगे। हसत, लिखत, लिखता, लिखतम, इस तरह से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग तीनों बनेंगे। कैसे? लिखत, लिखता, लिखतम, हसत, हसत, हसता, हसित, हसतम, ठीक है, और भवत, भवता, भवतम, इस तरह से तीनों लिंगों में बन जाएंगे और ये त ये सब जगह आता जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा कत प्रत्यय। कत प्रत्यय में क्या शेष रहता है? त शेष रहता है। हसत, भवत, लिखत, है ना, पठत और कृत, कृत, ठीक है, जो क्रिया, ये सारी शब्द किस में आएंगे? कृत प्रत्यय के अंतर्गत आएंगे। अब है हमारा कत्वतु, ठीक है। आपको कत्वतु इस तरह से भी दिखाई देगा, ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। तो कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग भूतकालिक अर्थ में किया जाता है। जैसे कत प्रत्यय का प्रयोग भूतकालिक अर्थ में किया जाता है, वैसे कत्वतु का भी किया जाता है। कत्वतु प्रत्यय का तवत शेष रहता है। मैं बार बार कह रही हूँ आप सबको कि आप शेष पर ज्यादा फोकस करना, क्योंकि यही हमारी ट्रिक है। क्या शेष रहता है इसमें? तवत, ठीक है, तवत शेष रहता है। और कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग कृतवाच्य में किया जाता है। यह आ जाएगा हमारा कत्वतु। यहाँ हम इस तरह से लिखेंगे कत्वतु। कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग कृतवाच्य, कृतवाच्य ऐसा होता है, कृतवाच्य में किया जाता है, ठीक है। उदाहरण है, जैसे हमने ये क्रि लिया, ठीक है, क्रि यानी करना, तो क्रि धातु ली हमने और कत्वतु प्रत्यय लिया। अब यहाँ बन गया कृतवत। कैसे बना? क्योंकि कत्वतु का शेष क्या रहता है? तवत रहता है, तवत। तो हमने क्या किया? सिंपल सा इस क्रि के साथ में इस तवत को जोड़ दिया और ये शब्द बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे के शब्द लिखेंगे। लिखतवत, हसतवत, ठीक है, इस तरह से शब्द बनेंगे इसके। जैसे क्रि से कृतवत बना, लिख से लिखतवत बना, हस से हसतवत बना, इस तरह से सारे शब्द इसमें कत्वतु प्रत्यय में बनेंगे और ये सारे भूतकालिक क्रिया के अर्थ में बनेंगे। भूतकालीन जो कार्य होता है उन धातुओं में ये प्रत्यय लगाया जाता है, ठीक है। अब आता है हमारा शत्रु प्रत्यय। क्या आता है? शत्रु प्रत्यय। तो शत्रु प्रत्यय क्या है? देखिए, शत्रु प्रत्यय का प्रयोग किसी कार्य को करते हुए के अर्थ में, किसके अर्थ में? कार्य को करते हुए के अर्थ में किया जाता है। शत्रु प्रत्यय का अत शेष रहता है, ठीक है। हम किसी कार्य को कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसके अर्थ में शत्रु प्रत्यय लगेगा और उसमें क्या शेष रहता है? अत शेष रहता है। जैसे हमने यहाँ लिखाया पठ धातु प्लस शत्रु प्रत्यय, तो शत्रु प्रत्यय का हमारा जो शेष रहता है, हम शेष पे फोकस करेंगे, हमारा यहाँ पर अत शेष रहता है। क्या शेष रहता है? अत। तो हम पठ में अत लगाएंगे, शत्रु नहीं लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा। देखो, हम जब संधि कर देंगे इन सब की, पठ में अ जोड़ देंगे तो ये पठ पूरा हो जाएगा और ये त आ जाएगा, तो ये हो गया पठत, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पठत, पठत हो गया, ठीक है। ये देखिए पठत हो गया। अब मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं और प्लस शत्रु प्रत्यय, हस लिखते हैं और शत्रु प्रत्यय और चल लिखते हैं, ठीक है, और हमारा शत्रु प्रत्यय। अब हमको क्या करना है? जैसे हमने शत्रु का अत लिखा वैसे ही लिख में शत्रु प्रत्यय जोड़ेंगे, तो ये हमारा हो गया लिखत, ये हो गया हमारा हसत, ये हो गया चलत, ठीक है। लिखत, हसत, चलत ये हमारे शत्रु प्रत्यय में आएंगे, क्योंकि शेष क्या बचता है? अत बचता है। इसलिए शत्रु प्रत्यय की धातु में जब शत्रु प्रत्यय लगेगा तो वो अत का रूप लेकर पठत, लिखत, हसत, चलत इस तरह से रूप बन जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम शानच, ठीक है। शानच प्रत्यय, शानच प्रत्यय का प्रयोग किसी कार्य को करते हुए के अर्थ में किया जाता है और शानच प्रत्यय का आन शेष रहता है और आन से पहले म लग जाता है।
ठीक है। शानच प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपदी धातुओं के साथ किया जाता है। आत्मनेपदी धातु का उदाहरण इस प्रकार से। अब आप सबको पता होगा जब हमने धातु पढ़े थे तो 3 प्रकार की धातुएं पढ़ी थी, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। अभी तक हम जो उदाहरण ले रहे थे वो सारी की सारी परस्मैपदी धातु थी, लेकिन हम यहाँ शानच में जो उदाहरण लेंगे वो आत्मनेपदी धातु के अंतर्गत आएगी। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो बताया है आन शेष रहता है। ठीक है, आन शेष रहता है और आन से पहले म लग जाता है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर म लिखते हैं और यहाँ आन लिख देते हैं, तो हमारा जो रूप बनकर आएगा वो कौन सा बनकर आएगा? मान रहेगा। ठीक है। तो हम शाब्दिक तौर पर यही कहेंगे कि शानच का शेष क्या रहता है, हम शेष पर फोकस करेंगे। शानच का शेष मान शेष रहता है। क्या रहता है? मान शेष रहता है। जैसे हम यह लिखते हैं कि सेव, सेव क्या है? आत्मनेपदी धातु। और हम लिख लेते हैं लब, यज। ठीक है, ये सब कौन सी धातुएं हैं? आत्मनेपदी धातु है और इनमें हम शानच प्रत्यय लगाते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है सेव में शानच प्रत्यय लगाया तो सेव मान हो गया, यानी कि शानच का क्या शेष रहा? मान शेष रहा। तो हम यह शानच, सेव के साथ में शानच ने लगाकर मान लगा देंगे तो सेव मान। इसी प्रकार से लब मान, ये हो गया हमारा लब मान। ठीक है, इसी प्रकार से ये बना हमारा यजमान। ठीक है। अब ये सारी आत्मनेपदी धातु हम पठ के साथ में पठमान नहीं लगा सकते, हसमान, भवमान, ये हम चलमान नहीं लगा सकते क्योंकि वे परस्मैपदी धातु है। और शानच का नियम क्या कह रहा है कि आत्मनेपदी धातु के साथ लगेगा। तो आत्मनेपदी धातु है सेव, लब, यज और भी है। हमें इतने, अभी हम सीखने के लिए इतने उदाहरण लेंगे। तो ये हो गया सेव माना, लब माना और यज माना। क्योंकि शानच में क्या शेष रहता है? मान शेष रहता है। आप ये जो शेष वाली जो चीजें हैं इस पे ज्यादा ध्यान देना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। अब है हमारा तव्यत प्रत्यय। क्या है? तव्यत प्रत्यय। तो तव्यत प्रत्यय क्या कह रहा है? तव्यत प्रत्यय का प्रयोग हिंदी भाषा के चाहिए, चाहिए अथवा योग्य इस अर्थ में होता है, इसका तव्य भाग शेष रहता है। ठीक है। और त का लोप हो जाता है और यह प्रत्यय भाववाच्य अर्थात कर्मवाच्य में ही होता है। ठीक है। तव्य या हम तव्यम भी बोल सकते हैं, इस तरह से तव्यम भी शेष रहता है। अब देखिए उदाहरण के तौर पर हम शेष पे फोकस करते हैं। यह है शेष। शेष क्या रहता है? तव्यम। हम तव्यम लिख सकते हैं, तव्य भी लिख सकते हो, तव्यम भी लिख सकते हैं। पठ में पठ धातु है, हम और लिख लेते हैं धातु यहाँ पर लिख और हस। ठीक है। पठ धातु में तव्यत प्रत्यय लगाएंगे तो ये देखिए ये भी हमारे तीनों लिंगों में चलेगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है। पुल्लिंग में हो जाएगा पठितव्य, स्त्रीलिंग में हो जाएगा पठितव्या और नपुंसकलिंग में हो जाएगा पठितव्यम। तो हम जो यहाँ पर रूप पढ़ेंगे तव्यत का, वो नपुंसकलिंग वाला रूप पढ़ेंगे। तो लिख से तव्यत प्रत्यय लगाते हैं और हस से तव्यत प्रत्यय लगाते हैं, तो हमारा यहाँ हो जाएगा लिखितव्य। ठीक है। और ये हसितव्य और यहाँ पर हो जाएगा लिखितव्या, लिखितव्या और हसितव्या और यहाँ हो जाएगा लिखितव्यम और हसितव्यम। ठीक है। तो आप सबको तव्यत प्रत्यय अच्छे से समझ में आ रहा है। क्या कह रहा है कि यह चाहिए अर्थ में होता है, यानी कि हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। जब इस तरह के वाक्य आते हैं तो हमें तव्यत प्रत्यय लगाना है उसमें, और इसमें शेष क्या रहता है? तव्य शेष रहता है। हम नपुंसकलिंग के शब्द बना रहे हैं, अगर हम पुल्लिंग के बनाते हैं तो ये तव्य शेष रहता है और नपुंसकलिंग में तव्यम शेष रहता है। और उसके बाद में भाववाच्य अथवा कर्मवाच्य में ही होता है, इसमें भाव प्रकट होते, कर्तवाच्य में ये नहीं होता है। ठीक है। तो पठ में तव्यत प्रत्यय हो गया पठितव्य, पठितव्या, पठितव्यम, लिखितव्य, लिखितव्या, लिखितव्यम, हसितव्य, हसितव्या, हसितव्यम। इस तरह से इसके रूप सारे चलेंगे। अब आते हैं हम अनियर प्रत्यय। कौन सा? अनियर प्रत्यय तव्यत प्रत्यय के समानार्थक है। अनियर तव्यत प्रत्यय की जैसे ही लगता है और इसका प्रयोग कर्तव्य प्रत्यय के हिंदी भाषा के चाहिए अर्थ में होता है।
अथवा योग्य अर्थ में होता है, इसका अनीय भाग शेष रहता है। क्या रहता है? अनीय भाग। तो हम यहाँ फोकस करेंगे कि शेष क्या रहता है? अनीय। ठीक है। और र का लोप हो जाता है। ये जो र है इसका लोप हो जाता है, यानी जब हम धातु और अनियर प्रत्यय को जोड़ते हैं तो जो र है ना वो गायब हो जाता है, लुप्त तो हो जाता है। और यह प्रत्यय कर्मवाच्य अथवा भाववाच्य में ही होता है। और जो हमने इससे पहले तद्धित प्रत्यय पढ़ा वो हुआ था हमारा कर्मवाच्य और भाववाच्य, वो भी दोनों प्रत्यय में हुआ था, दोनों ही वाच्य में हुआ था। सॉरी। अब हम पढ़ते हैं इसका उदाहरण। हम लेते हैं भव। भव में जब अनियर प्रत्यय लगाएंगे तो इस र को तो हटा दो और हमारा ये क्या बच गया? अनिय बच गया। तो भव। अब ये जो भव व है जिसमें स्वर नहीं है, इसमें इस स्वर को जोड़ देंगे तो ये पूरा भव बन जाएगा। ठीक है। भव और नीय, ये हो गया भवनीय। ये हो गया हमारा पुल्लिंग, ये हो गया हमारा स्त्रीलिंग और ये हो गया हमारा नपुंसकलिंग। तो भवनीय, भवनीय, भवनीयम। इसी प्रकार से पठ धातु लगाएंगे, पठनीय, पठनीय, पठनीयम। इसी प्रकार से लिख धातु लगाएंगे हम तो लिखनीय, लिखनीय, लिखनीयम। ठीक है। तो क्या शेष रहा यहाँ पर? अनिय शेष रहा। अनियर प्रत्यय में कुछ और याद करने की जरूरत नहीं, बस इस र को हटा दो तो हमारा ये अनिय आ जाता है। तो इसी तरह से धातु में हमें अनिय जोड़ना है और शब्द बनाने हैं। ठीक है। आगे चलते हैं हम ल्यूट प्रत्यय। अब ल्यूट प्रत्यय क्या कह रहा है कि भाववाचक शब्द की रचना के लिए सभी धातुओं से ल्यूट प्रत्यय जोड़ा जाता है। भाववाचक है ना, हमें कर्मवाच्य और कर्तवाच्य के ऊपर नहीं जाना है, भाववाचक यानी भाव प्रकट होता हो वहां जाना है हमें। और इसका यू भाग शेष रहता है और ल और ट का लोप हो जाता है, यू के स्थान पर अन आ जाता है। ल्यूट प्रत्यय में देखो क्या कहा है, ये जो ल्यूट प्रत्यय है इसमें ये जो ल्यू ल है, आधा ल यानी कि ये ल और ये ट, ये दोनों के दोनों लुप्त हो जाते हैं। ये बीच वाला ये जो स्वर सहित अक्षर है ये रुक जाता है और इस यू का जो शाब्दिक अर्थ निकलता है वो क्या निकलता है? अन निकलता है। तो शेष क्या रहा यहाँ पर हमारा? हम इसे शेष कहेंगे। शेष क्या रहा? अन, यानी कि अन ही धातुओं के साथ जुड़ता है। ठीक है। जैसे शुरू, शुरू यानी सुनना और ल्यूट प्रत्यय लगाया, लेकिन हम तो यहाँ पर अन लगाएंगे। ठीक है। तो ये क्या हो गया? श्रवणम। इसी तरह से हम यहाँ लिखेंगे लिख, ये भी लिख धातु है और इसमें हम ल्यूट प्रत्यय लगाएंगे तो लिखनम। ठीक है। पठ धातु में हम लोग लगाएंगे, इसमें ल्यूट प्रत्यय लगाएंगे यानी कि अन लगाएंगे तो ये आ गया पठनम। ये देखिए इसी तरह से जब पठ के बाद आएगा हमारा भू धातु आएगी, भू में हम ल्यूट प्रत्यय लगाएंगे। ठीक है। तो ये बन जाएगा भवनम। ठीक है। तो अन प्रत्यय जुड़ के यानी कि ल्यूट क्या बनेगा? अन प्रत्यय जुड़ के इसमें अन अन सारे शब्द बनते जाएंगे। क्या बना हमारा? श्रु और ल्यूट प्रत्यय लगाया श्रवणम, लिख में ल्यूट प्रत्यय लगाया लिखनम, पठ में ल्यूट प्रत्यय लगाया पठनम, भू में ल्यूट प्रत्यय लगाया भवनम। ठीक है। तो हमने आज ये हमारा जो ल्यूट प्रत्यय है वो पूरा हो चुका है। तो आज हमने प्रत्यय पढ़े हैं। प्रत्यय में हमने कृत प्रत्यय पढ़े हैं। कौन से? कृत यानी कि कृदंत प्रत्यय पढ़े हैं। प्रत्यय के 3 भेद होते हैं, कृदंत यानी कि कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। आज हमने कृत प्रत्यय सारे पढ़ लिए हैं, जिसमें कौन कौन से थे? कत्वा प्रत्यय था, हमारा तुमुन प्रत्यय था, कत था, कत्वतु था और शत्रु प्रत्यय था, शानच प्रत्यय था और ल्यूट प्रत्यय था, तव्यत प्रत्यय था। इस तरह से हमने टोटल सारे कृत प्रत्यय कंप्लीट कर लिए हैं। और आपको अच्छे से जो शेष वाला जो था हमारा, जिसमें आपको शेष देखना है कि प्रत्यय का शेष क्या रहता है, उसका वो ट्रिक है। उसी ट्रिक से आप जब प्रत्यय पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एंड में मैं जब भी प्रत्यय हमारे पूरे हो जाएंगे, तद्धित और स्त्री प्रत्यय भी हम लेकर नया टॉपिक लेकर आएंगे। और जब हमारे प्रत्यय पूरे हो जाएंगे तो हम एंड में एक पूरी टेबल लेकर आएंगे। उस टेबल के अकॉर्डिंग जब आप प्रत्यय करेंगे तो आपका जो प्रत्यय है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर चाहे कहीं से भी कोई शब्द उठकर आता है और आपसे पूछा जाता है इसमें कौन सा प्रत्यय, तो आप एक झटके में आंसर दे देंगे। तो ये था आज हमारा प्रत्यय का टॉपिक। नया टॉपिक लेकर हम फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।